रोमाटाइड आर्थराइटिस, ठीक है जी। रोमाटाइड के बारे में जितना आपको पता है उसमें थोड़ा हम शेयर कर लेते हैं कि रोमाटाइड आर्थराइटिस जो है वो आर फैक्टर पॉजिटिव, एंटीसीसीपी इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, पोली आर्थ्रोपैथी, मल्टीपल जॉइंट्स इफेक्ट होंगे, मॉर्निंग स्टिफनेस आएगी छोटे जॉइंट्स में, मॉर्निंग स्टिफनेस हाफ आवर से ज़्यादा होगी। और उसके साथ साथ ये होगा कि ये क्या करता है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और इस जॉइंट को ये स्पेयर कर दे, इसको छोड़ देता है। ये दोनों जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व ज़्यादातर करता है। और सिमेट्रिक सिम्टम्स होते हैं फीवर, वेट लॉस और एनीमिया। इनमें होता है एनीमिया, वही एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन चल रही है, ESR CRP रेज्ड है, तो बॉडी उसको परसीव करती है कि आयरन के स्टोर्स को उठा के वहाँ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में फेंक दो। उसको लगता है कि कोई बैक्टीरिया बाहर आया हुआ है जो शायद आयरन को स्टोर कर, आयरन के को यूज़ करके थ्राइव करेगा, तो वो उसको दबा देती है, वहाँ रख देती है स्टोर्स के अंदर, बाहर नहीं आने देती, ज़ख़ीरा अंदोज़ है यानी कि वो। सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, अच्छा हाँ ये याद आया कि सर्वाइकल स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट में एटलांटो एक्सियल सबलैक्सेशन करवाता है। ये ओस्टियोफाइट बनते हैं और जो बड़े ही जो ना सोफिस्टिकेटेड और मोज़ेक किस्म के जॉइंट्स यहाँ पे होते हैं एटलस और एक्सिस के दरमियान। वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखेंगे इसके अंदर जो ये जॉइंट बना हुआ है, ये देखिए जी, ये इसमें जो जॉइंट है ना, ये वाली जो जगह है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो एटलस पड़ा है उसका नीचे वाली बोन के साथ कोई कुंडी जैसा, ये नीचे वाला वर्टिब्रा देख लेना, इसमें जॉइंट के लिए और भी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी मौजूद है। इसके लिए आप सिर्फ एक सिंपल जॉइंट मौजूद है और ये वाला उसके ऊपर वाला इसके ऊपर पूरा कैलवेरियम लेके इसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, और इसके दरम्यान में कोई हुक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ज़बरदस्ती इसके ऊपर लगा के रखे। तो फिर क्या होता है कि अगर यहाँ पे इसके अंदर ऑस्टियोफाइट छोटा मोटा बनेगा, यहाँ बनेगा, पेरी आर्टिकुलर डीजनरेशंस होंगी और ये जॉइंट सबलेग्जेट हो जाएगा। सबलेग्जेट होने से फिर जो स्पाइनस इस वर्टिब्रा का जो पार्ट है वो फिर सबलेग्जेट होने की वजह से आगे जाके कॉर्ड में, पीछे जाके कॉर्ड में लगता है। कॉर्ड में जब जाके लगता है तो वो फिर इस तरह का साइन सिम्टम करवाता है। और ये अगर नॉर्मली ये किसी में नहीं भी हो रहा तो वो फिर कोई वेट बेयर करेगा या कॉर्ड को मैनिपुलेट किया जाएगा। किसी हम रोमाटाइड आर्थराइटिस वाले मरीज के अंदर हम कभी डालते हैं ETT डालते हैं, तो वहाँ पे भी रिस्क होता है कि स्पाइनल मैनिपुलेशन से ये जॉइंट सबलेग्जेट हो और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो है हम कंप्रेशन कर दें या हम उसको कंट्यूज कर दें, स्पाइनल कॉर्ड की कंट्यूजन हम कॉज कर दें। उसकी वजह से फिर जो है वो उसको पैराप्लीजिया या क्वाड्रिप्लीजिया भी हो सकता है। पेशेंट को काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है इस दो चीज़ों से। तो रोमाटाइड आर्थराइटिस वाले मरीज़ में आपने हमेशा याद रखना है कि ETT डालते हुए आपने उसकी हिस्ट्री और सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट को, वैसे रोमाटाइड आर्थराइटिस एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व नहीं करता सिवाय सर्वाइकल स्पाइन के, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन की ज़्यादातर डिजीज़ है, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन को इन्वॉल्व करता है। और उसके अंदर आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये कि आपने उसको ETT डालते हुए ध्यान रखना है, और बाकी दूसरा नॉर्मली उसका एक्सरे वगैरह करवा के, क्योंकि इसमें हाइपरट्रफी हो जाता है लिगामेंटम फ्लेमम भी, तो उन दोनों सूरतों में आपने याद रखना है कि सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट अगर रोमाटाइड की वजह से हो रही है तो हमने ETT नहीं डालनी, और रेगुलर एक्सरे वगैरह करवा के हमने उसके ट्रीटमेंट का अर्ली डायग्नोसिस और इलाज करना है। लेबॉर्टरी इमेजिंग में आपने रोमाटाइड फैक्टर कराया, एंटीसीसीपी करवाया, C-reactive प्रोटीन ESR करवाया। एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग और जॉइंट स्पेस नैरोइंग और बोनी इरोजन्स आपको मिलेंगे। ये एक्सरे पड़ा हुआ है, मैं दोबारा नई वाली पिक्चर नहीं निकालता, ये देख लें, ये बोनी इरोजन्स आपको, ये बोन इरोड हुई है यहाँ से। पेरी आर्टिकुलर डीजनरेशन मिलती है इसमें, पेरी आर्टिकुलर, ये देख लें जी, आपको जॉइंट स्पेस नैरो हो गई और यहाँ पे ये आपको पेरी आर्टिकुलर डीजनरेशन, ये डीजनरेशन मिल रही है। उसी तरह काइंड ऑफ जैसे CPPD में आपको पंच आउट लीन मिलते हैं, लेकिन वो जो है रैट बाइट साइन जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा पंच आउट टिपिकल है। इसमें पेरी आर्टिकुलर डीजनरेशन पे ज़्यादातर आपने फोकस रखना है, ठीक है जी। इरोजन डिस्टल ओस्टियोपिनिया, यानी कि डिस्टल जो बोन्स है उसमें ओस्टियोपिनिया हो जाएगा, यानी कि बोन लॉस महसूस होगा। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग भी इसमें मिलती है। ESR CRP रेज्ड है, एंटीसीसीपी करवाओ। सीरो नेगेटिव जो रोमाटाइड आर्थराइटिस है उसका बेटर प्रोग्नोसिस है, कैरीज अ बेटर प्रोग्नोसिस। और एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें फिर जो आगे लंग्स की है, उसके अंदर स्किन की हैं, और वो जो हैं
उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव होती हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, जो सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें एपिसिक्लेराइटिस और बाकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। मैनेजमेंट इसकी क्या है, एनसेड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दें इनिशियली, और इनको यूज़ करते हैं हम एज अ ब्रिजिंग थेरेपी। डिमार्ड्स, इसमें 4 किस्म के डिमार्ड्स हैं, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, लिफ्लोनामाइड और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इसका साइड इफेक्ट है रेटिनल डैमेज। लिफ्लोनामाइड का जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी और स्टोमाटाइटिस है, और सल्फासेलाजीन और मेथोट्रेक्सेट ये दोनों जो हैं इनके साइड इफेक्ट तकरीबन ओवरलैप करते हैं। दोनों हेपेटोटॉक्सिक भी हैं और स्टोमाटाइटिस भी करते हैं, और इसमें जो सल्फासेलाजीन है वो हिमोलिटिक अनीमिया करती है, और मेथोट्रेक्सेट जो है साइटोपेनिया करती है। मेथोट्रेक्सेट, साइटोपेनिया, ये एंटीफोलेट है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम का इनहिबिटर है। तो उससे क्या होता है कि सेल जो है वो रेस्ट में जाता है, और फिर साइटोपेनिया यानी कि तीनों लाइंस जो है, सेल लाइंस जो है कम हो जाती है। सल्फासेलाजीन जो है वो सल्फा ड्रग है, और वो G6PD वाले पाथवे से जो है ग्लूटाथायोन यानी कि जो रिडक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं उसको कम करती हैं, तो उससे वो जो है फिर हीमोलिटिक अनीमिया कॉज करती है। और लिफ्लोनामाइड का हम आपको बता चुके हैं कि ये जो है पिरिमिडीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी और स्टोमाटाइटिस साइड इफेक्ट है। रूमेटॉइड अच्छा, ये डिमार्ड्स हैं। डिमार्ड्स में से आप मेथोट्रेक्सेट पे डालते हैं पहले पेशेंट को, मेथोट्रेक्सेट के साथ स्टेरॉइड से ब्रिज करते हैं। अगर मेथोट्रेक्सेट से 6 महीने के अंदर इफेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर आप 2 सूरतों में जा सकते हैं। या तो मेथोट्रेक्सेट के साथ एक और डिमार्ड ऐड करते हैं और फिर वेट करते हैं, अगर वो फिर भी असर नहीं करता तो आप फिर दोबारा उसके साथ बायोलॉजिकल एजेंट ऐड करते हैं। और अगर यानी कि एटानरसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमैब, अगर मेथोट्रेक्सेट को 6 महीने आपने वेट किया और नहीं असर आया, और आप नहीं उसके साथ एक डिमार्ड ऐड करना चाहते यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या लिफ्लोनामाइड ये ऐड नहीं करना चाहते, तो फिर आप डायरेक्टली उसके साथ एटानरसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमैब ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इफेक्ट नहीं आया तो फिर आपको उसके साथ बायोलॉजिकल एजेंट के साथ मेथोट्रेक्सेट प्लस एक और डिमार्ड ऐड करनी पड़ेगी। वो सॉरी, अगली ही स्लाइड में वही सारा आगे जो मैं बता रहा था। persistent symptoms greater than 6 month है तो स्टेप अप थेरेपी, ऐड बायोलॉजिकल एजेंट, TNF अल्फा इनहिबिटर मेथोट्रेक्सेट के साथ ऐड करनी। पैरेलल थेरेपी में आप सल्फासेलाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐड कर सकते हैं। अगर वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर आपको बायोलॉजिकल एजेंट पे आना चाहते हैं। अभी भी अगर इनएडेक्वेट रिस्पॉन्स है तो फिर आप अल्टरनेट TNF इनहिबिटर पे, और मेथोट्रेक्सेट तो आपने जारी रखनी है, बायोलॉजिकल एजेंट फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई होगी तो अच्छी बात है, खूबसूरत बात है ये सारी। हाँ, ये जो मैंने पिछले स्लाइड्स के ही मैंने आपको सारे साइड इफेक्ट्स बता दिए थे। मेथोट्रेक्सेट, हेपेटोटॉक्सिसिटी, स्टोमाटाइटिस। हेपेटोटॉक्सिक तो डिमांड है ही है क्योंकि उसका भी टर्नओवर सेल्स का ज़्यादा होता है। स्टोमाटाइटिस इसलिए करता है क्योंकि फोलेट इनहिबिटर है, तो सेल्स जो ग्रो कर रहे होते हैं ज़्यादातर मुंह वाले, म्यूकोजा ग्रो करके स्लफ ऑफ हो रहा होता है। बार बार हम रोज़ाना खाना खाते हैं, उसमें कई सारे सेल टूटते हैं और वो हम आगे ही खा जाते हैं अपने सेल्स ही। हम कितने गंदे हैं, अपने सेल्स खाते रहते हैं। तो वो जो उनको सेल्स को रिप्लेनिश करने के लिए बेजल साइड से जो बेजल लेयर है वो ज़्यादा सेल्स बना के ग्रो करवा के ऊपर वाले लेयर्स में भेजती रहती है, और जब वो सेल्स अरेस्ट हो जाती हैं तो नहीं ऊपर भेज पाती, तो बड़े बड़े सेल्स और बड़े बड़े सेल्स जो हैं वो उस जगह पे रुक जाते हैं। बड़े बड़े साइज़ के सेल्स, क्योंकि मेच्योर सेल्स नहीं होते ना, इमेच्योर सेल्स ही होते हैं, तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं, और वो अरेस्टेड सेल्स में फिर वो स्टोमाटाइटिस होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्टोमा यानी कि मुंह की अंदर की इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, और साइटोपेनियाज जो हैं वो उसके साथ आते हैं। लिफ्लोनामाइड जो है पिरिमिडीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, हेपेटोटॉक्सिसिटी और साइटोपेनियाज उसी तरह जिस तरह मेथोट्रेक्सेट करता है, क्योंकि पिरिमिडीन सिंथेसिस भी जो है वो सेल की ग्रोथ में हमें चाहिए होती है। पिरिमिडीन नहीं बनेंगे तो सेल की DNA की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होगी, और फिर सेल डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो साइटोपेनिया इसमें भी, और हेपेटोटॉक्सिसिटी, दोनों हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, TNF इनहिबिटर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इंटरल्यूकिन 1 सप्रेसर है, इसके अंदर रेटिनोपैथी होती है। सल्फासेलाजीन भी TNF और इंटरल्यूकिन 1 सप्रेसर है, इसके अंदर भी हेपेटोटॉक्सिसिटी, स्टोमाटाइटिस और हीमोलिटिक। इसमें हीमोलिटिक एनीमिया में आपको सल्फा ड्रग है और उसकी एसोसिएशन में आपको बता चुका हूँ। TNF इनहिबिटर एडेलिम, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, मेरा क्लास फेलो था आदल, और वो गोली की तरह का है, मतलब वो गोली देता है आपको। और इन्फ्लिक्सिमैब तो हमें याद ही होती है, एटानरसेप्ट भी हमें याद होती है, साथ में एक सर्टोलिमैब जो है उसको ऐड करना है। आदल इज गोली, एटानरसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमैब ऐड करो। इसके अंदर 4 साइड इफेक्ट्स हैं। ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये डीमाइलिनेशन कॉज करते हैं,
और ये इसके अंदर जो है मैलिग्नेंसी का रिस्क भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एजेंट ऐसा है जो टीएनएफ ने बेसिकली मैक्रोफेज का वो पाथवे है जो टीएनएफ से हमें बताता रहता है कि जी आप जो है सेल सिग्नलिंग से के ज़रिए से बताता है टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को कि इनको मार लो, इनको खा जाओ, ये जो है वायरस आ गया है, ये मैलिग्नेंट सेल है, ये सेल ठीक तरह से रेप्लिकेट नहीं हुआ, इस सेल के अंदर जो है कोई ना कोई डीएनए की रेप्लिकेशन की गड़बड़ रह गई है, उसको मार दो, खा लो। तो मैक्रोफेज ने सारा कर, अगर हम ये पाथवे ही डिसरप्ट कर दे, रोक दें, तो फिर मैलिग्नेंसी, क्योंकि सेल्स तो हमारे हर वक्त ग्रो कर रहे हैं और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उस सेल्स के अंदर जो जो डिवीजन होती जाती है उसमें अगर हमने कोई डिसरप्टेड सेल्स हमने रख लिए, म्यूटेटेड सेल्स हमने रख लिए, जिसके अंदर प्योरीन्स या पिरिमिडीन्स ठीक तरह से मैच नहीं हुई थी, या उसके जीन्स का कुछ डिसरप्शन हो गई थी, तो वो लेटर ऑन फिर बार बार डिवाइड करके वो ग्रोथ करते करते मैलिग्नेंट पोटेंशियल उनके अंदर होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये तो इनका बायोलॉजिकल एजेंट का अपना जाती जो है वो एक साइड इफेक्ट है जिसमें ये कंजेस्टिव हार्ट। अगला हमारा टॉपिक है मेथोट्रेक्सेट एडमिनिस्ट्रेशन इन रूमेटॉइड। मेथोट्रेक्सेट जो है आपने कैसे देनी है और उसके लिए क्या क्या वर्कअप कराना है, ये बस इतना छोटा सा हमारा टॉपिक है। एलएफटी सबसे पहले करवा लेने आपने, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट ज़्यादातर हेपेटोटॉक्सिक है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो, स्क्रीनिंग करवा लें उससे पहले ही मेथोट्रेक्सेट यानी कि डिमार्ड में सबसे ड्रग ऑफ चॉइस जो है चारों में से 4-5 जो ग्रुप्स हैं उसमें से मेथोट्रेक्सेट ही पहला ग्रुप होता है, वही हम देते हैं हमेशा, गाइडलाइन में है। ये पिछली स्लाइड में आपने देखा ना कि मेथोट्रेक्सेट हम शुरू करवाते हैं, उसी के ऊपर एड ऑन के तौर पे आपने या तो सल्फासेलाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू करवानी थी, या फिर डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स भी उसी के साथ ही ऐड ऑन शुरू करवाने होते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर हेपेटोटॉक्सिक है तो हेपेटाइटिस बी और सी का वर्कअप पहले ज़रूर करवाएं। उसके बाद अल्कोहल भी चूंकि आपको पता है लिवर सिरोसिस करवाता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर सिरोसिस, तो वो भी उसका भी वर्कअप करवाना ज़रूरी है। अगर पेशेंट जो है वो बिंज ईटर है या बिंज ड्रिंकर है या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा रखता है तो उसको मना करें, अवॉइड करवाएं, ख़त्म करवाएं, पहले टेपर करें, ख़त्म करवाएं, ट्रीट करें, उसके बाद मेथोट्रेक्सेट शुरू करवाएं। वरना जो है लिवर जो है वो ऑलरेडी बेचारा जब स्ट्रेस में रहेगा तो वो फिर डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट यानी कि मेथोट्रेक्सेट को टॉलरेट कर नहीं पाएगा। ओके जी। साथ में आपको पता है कि डिमार्ड जो मेथोट्रेक्सेट है ये एंटीफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम का इनहिबिटर है। तो हमारे पास फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी इसके साथ होना शुरू हो जाती, तो हम फोलिक एसिड को हम एडमिनिस्टर कर यानी कि उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ही कर सकते नहीं है बल्कि करना ज़रूरी है, वो देना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी वगैरह का ख्याल रखना है कि अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसको बिल्कुल डिमार्ड्स नहीं देने, और उससे कंसेप्शन की प्लानिंग से पहले डिमार्ड्स बंद करवा के उसको जो है आपने फोलिक एसिड लोडिंग डोजेज में फोलिक एसिड देना है, ताकि सो दैट के जो भी उसका रेजिडुअल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए और स्पाइना बाइफिडा ना हो सके। फोलेट डेफिशिएंसी स्पाइना बाइफिडा होता है, जस्ट अ रिमाइंडर। रीनल इंसफिशिएंसी अगर किसी को हो तो इससे ये जाहिर है, वाजे हो गया कि डिमार्ड जो है वो हेपेटिकली मेटाबोलाइज भी होता है, लेकिन जो एक्सक्रीशन है उसकी वो रीनल रूट से होती है। तो अगर किसी को रीनल रूट से अगर सीकेडी या किडनी की कोई डिजीज है तो इसका ये मतलब होगा कि वो पेशेंट जो है वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रीसर्कुलेट करती रहेगी और पूल होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो इसलिए आपने रीनल इंसफिशिएंसी में भी इसको नहीं देना। तो इसका ये मतलब हुआ कि आरएफटीज के साथ एलएफटीज भी आप आरएफटीज भी आप करवा लें, या हिस्ट्री में पूछ लें, या सीकेडी का कोई और साइन है तो वो पिक कर लें, ठीक है जी। उसके साथ लिवर डिजीज हो, हम पहले बता चुके हैं, नहीं देना। उसके साथ अल्कोहल इंटेक का भी ख्याल रखना है। फेल्टी सिंड्रोम, व्हाट इज फेल्टी सिंड्रोम? दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऐसा होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो एंटीबॉडीज एंटी सीसीपी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी भी इसमें बनाना शुरू कर देते हैं। जब एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी बनती है तो वो न्यूट्रोफिल के साथ कोट करती है और जाके स्प्लीन में ट्रैप हो जाती है। जब स्प्लीन में ट्रैप होती है तो न्यूट्रोपीनिया और स्प्लेनोमेगाली दोनों हो जाते हैं, यानी कि सेल्स जो है वो 2000 पर मिलीमीटर क्यूब से ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपको पता है 4 से 7 रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की, 4000 से 7000। अगर वो 2000 से भी कम होना शुरू हो जाए, और इसका मतलब है कि ये क्रिटिकल न्यूट्रोपीनिया है, दैट मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द अदर नेम फॉर दैट इज फेल्टी सिंड्रोम, ठीक है। तो फेल्टी सिंड्रोम इसका शुरू हो गया, और साथ ही आप स्प्लेनोमेगाली उसका ऑब्जेक्टिव साइन चाहे तो आप पैल्पेट करके परकस करके पता कर लें कि स्प्लेन कितनी लार्ज है, या फिर आप जो है अल्ट्रासाउंड करवा लें, साफ जाहिर है वो आपको वहीं से पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है? लिम्फोडेनोपैथी आती है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स आ जाते हैं, और उसके साथ नेक्रोटाइजिंग स्किन लीजन। नेक्रोटाइजिंग स्किन लीजन तो उसको हम, ये जो रूमेटॉइड नोड्यूल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो बच्चों ये देख लें, आपके पास ये फ्लैश कलर्ड, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फर्म फ्लैश कलर्ड एंड नॉट टेंडर। टेंडर नहीं होते, फ्लैश कलर्ड और फ्लैश पर ही कंसिस्टेंट होते हैं। ये नोड्यूल, सब कटोरस नोड्यूल है, स्किन के नीचे है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, किसी भी वो जो जॉइंट जो इन्वॉल्व हुए उन जॉइंट के आसपास ही नोड्यूल्स बने हुए, फर्म फ्लैश कलर्ड। इसको रोमाटाइड नोड्यूल्स कहते हैं। लिम्फेडेनोपैथी भी उसको सर्वाइकल हो सकती है, कोई पेरिफेरल हो सकती है, जो जगह ज्यादा इन्वॉल्व होगी। फिर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसको ये मिल जाएगा। नेक्रोटाइजिंग स्किन लीजन्स, ये भी आप दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस ये देखें, ये नेक्रोटाइजिंग स्किन लीजन है। नेक्रोटाइज का मतलब है जस्ट लाइक नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस जैसे होता है, उसी तरह का ये स्किन के ऊपर लीजन डेवलप होते हैं। वही नोड्यूल्स जो हैं, यहाँ पे भी आप देखें बिल्कुल वाजे क्लियर पिक्चर है। The ulcers are necrotic plus covered skin surrounded by distinctive purple red undermined surrounding edges. तो ये सारी जो है ये नेक्रोटाइजिंग जो स्किन लीजन्स हैं, these are all the complication of rheumatoid arthritis once it's go to the complicated form, complications जो कि इसका फेल्टी सिंड्रोम the other name for that is। ये यूबर्ट का सारा वो टेबल है। रोमाटाइड आर्थराइटिस में सीवियर इरोसिव जॉइंट पेन और डिफॉर्मिटी होती है, रोमाटाइड नोड्यूल्स बनते हैं। वेस्कुलाइटिस मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स नेक्रोटाइजिंग स्किन लीजन, ये वेस्कुलाइटिस की वजह से ये हो रहा है। तो जो इर्द गिर्द सराउंडिंग सारी नर्व्स हैं, यहाँ पे जितनी जितनी वेसल्स हैं उनके अंदर वेस्कुलाइटिस डेवलप होकर वो सारी ऑक्लूड होती चली जाती हैं। जब ऑक्लूड हो जाती है तो ये स्किन जो है वो इसकी में, ये देख रहे हैं आप ब्लैकेंड एरिया, ये नेक्रोज एरिया, ये सारा जो फिर नेक्रोज हो जाता है। नेक्रोज होने की वजह से ये डेड होते हुए भी पूरा अल्सरेट कर जाता है, ठीक है। तो बाकी मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, दिस इज द नेम फॉर कोई भी एक नर्व की इन्वॉल्वमेंट। जैसे लेडियन नर्व है, लेडियन नर्व इन्वॉल्व हो जाती है उसी की वेस्कुलाइटिस की वजह से। आपको पता है जो नर्व होती है, नर्व के इर्द गिर्द वेजा नर्वोरम उसको कहते हैं। हर नर्व का अपना ब्रीक 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 वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि उसके पेरीन्यूरियम और दूसरी सारी चीज़ों को जो है वो सप्लाई करती हुई उसके पेरीन्यूरियम के अंदर अंदर से ब्रीक ब्रीक जा रही होती है, और वो नर्व को सप्लाई करती है, नर्व को जिंदा रखती है। अगर वो वाली नर्व्स जो है, वो वाली वेसल जो है वो ब्लॉक होने जाते हैं, ओब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस टाइप की चीज़ अगर होना शुरू हो जाए तो वो नर्व जो है उसमें मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फेल्टी सिंड्रोम। इसका जो हॉलमार्क साइन है न्यूट्रोपिनस स्प्लेनिमेगाली हम पढ़ चुके हैं। एंटी सीसीपी आरए फैक्टर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रूमेटाइड आर्थराइटिस, और ये 90% लोगों में पॉजिटिव है। ईएसआर सीआरपी रेज्ड होगा, जाहिर है आपको पता है कि ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। पेरिफेरल स्मीयर और बोन मैरो बायोप्सी हम करते हैं उस वजह से कि हम देखना चाहते हैं कि क्या न्यूट्रोपिनिया का कोई माइलोसप्रेशन या अदर कोई कॉज तो नहीं है। देखिए जाहिर है हम डीमार्ड पे उसको डाला हुआ है, डीमार्ड भी माइलोसप्रेशन करता है, तो हम देखना ये चाहते हैं कि क्या उसमें स्पारस सेल्स और वो जो माइलोफाइब्रोसिस वाले सेल्स हैं जिसमें वो स्पाइक्स होती हैं और टीयर ड्रॉप सेल्स होते हैं, उसका ये मतलब होता है कि जो बोन मैरो है वो सप्रेशन की वजह से फैटी बोन मैरो हो जाता है। वो हम रूल आउट करने के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं और पेरिफेरल स्मीयर भी करवाते हैं, रूल आउट करने के लिए कि क्या ये फेल्टी सिंड्रोम है या माइलोसप्रेशन है जो कि कॉज्ड बाय साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है। सो गाइस अगला हमारा जो है एक्स्ट्राओकुलर मैनिफेस्टेशन रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये एक बच्चा हमारे पास है, उसका नाम मैं नहीं बोलता हूँ, जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, एंड ही इज़ क्रोनिकली डिब्लेटेड। स्टेरॉइड लगे उसको, डिमार्ड्स लगे, इंजेक्शन सारा कुछ लगा, लेकिन उसमें जो जो फीचर हैं वो मैं आपको नरेट करता हूँ और वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो जी बच्चों ये एक खातून है और ये एक मेल है। इन दोनों में आप देख सकते हैं। अब आप शुरू करते हैं एक्स्ट्राओकुलर मैनिफेस्टेशंस में। यहाँ पे सबसे पहले सिस्टेमिक में आप फीवर, वेट लॉस और फटीग प्रेजेंट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आंख से शुरू करते हैं। स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेरोमलेशिया। स्क्लेरोमलेशिया का मतलब यह हो गया कि उसकी जो फाइब्रस टिश्यू है वो डेफिशिएंट होता चला जा रहा है और उसमें से रिजॉर्प्शन हो रही है, कोलेजन रिजॉर्ब होना शुरू हो गई, तो स्क्लेरोमलेशिया। यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, दिस इज द डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को वो हिट करती है और उसके अंदर से फिर स्क्लेरोमलेशिया और स्क्लेराइटिस करना शुरू कर देती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान सकते हैं कि वही मोलेकुलर मिमिक्री जो एंटी-सीसीपी सिट्रोलिनेटेड साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड है, वो मैंने तो अभी तक कोलेजन में नहीं पढ़ा कि कोलेजन में पाया जाता है, लेकिन हो सकता है कि प्रोटीन के खिलाफ उसका एक्शन है, तो वही जो है वो सिस्टेमिकली इन्वॉल्व करती है इसको, स्क्लेरा को। और स्क्लेरा जो है वो फाइब्रस टिश्यू उसके अंदर होता है, ठीक है। तो अब ये दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इन्फ्लेमेशन जो क्रॉनिक चल रही है बॉडी के अंदर, ESR CRP रेज्ड है, तो वही जो है कॉज कर रही है स्क्लेरा को इन्फ्लेम होने का।
शोगरन सिंड्रोम, ड्राई आई ड्राई माउथ, ये जो देखें ये वही अगेन टिश्यू को डैमेज करते हुए ये लैक्रिमल ग्लैंड्स को और बाकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करते थे। सियाल एडेनाइटिस करते हुए ये उसको जो है इन्फ्लेम करके उसको कर लेगी, यानी कि आंखों में लैक्रिमेशन और मुंह में सलाइवा दोनों, जीरोसिस उसका होना शुरू हो जाएगा। केराटो कंजक्टिवाइटिस सीका प्लस उसको शोगरन सिंड्रोम का दी अदर नेम है। शोगरन सिंड्रोम में ड्राई और ड्राई माउथ दोनों आ जाएंगे। लिम्फेडेनोपैथी करवाएगी। पेरिकार्डाइटिस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हार्ट के अंदर पेरिकार्डाइटिस भी करवा सकता है और ये कार्डाइटिस भी करवा सकता है। कार्डियोवास्कुलर में एथरोस्क्लेरोसिस और वेस्कुलाइटिस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्लूरा के अंदर प्लूरल इफियन फाइब्रोसिस, यहाँ पे देख लें आप फाइब्रोटिक लंग डिजीज। फाइब्रोटिक लंग डिजीज का मतलब है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या उसके अंदर जो इंटरस्टिशियम है उसके अंदर कोलेजन की फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है। या फिर दूसरा इसका अल्टरनेट मीनिंग ये हो सकता है कि लंग के अंदर कुछ एरिया जो है कोई एक आध लोब जो है वो फाइब्रोटिक होकर नोड्यूलर हो जाता है और हार्डन्ड हो जाता है, उसके अंदर नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और क्रम्पल्ड टाइप हो जाता है, तो वो फाइब्रोटिक लंग डिजीज। प्लूरा जो है उसके अंदर इफियन आ सकती है, लंग के अंदर नोड्यूल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई खास लोब अटैक हो गया तो उसमें लंग के अंदर नोड्यूल बन जाएंगे। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दिस इज द अदर हॉलमार्क साइन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज। मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाई है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस उसमें मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, ब्रीक ब्रीक इस तरह आर्ट्रियोल्स वाले, वो खुलते हैं बंद होते, खुलते बंद होते डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर एंड ऑटो रेगुलेशन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वो वाले जो है अगर उसके अंदर हाइपरट्रफी होना शुरू हो जाए या फिर उसके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाए तो वो फिर बोर उनका नैरो हो जाता है और पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो इतनी सारी, जो 20 बाई 20 स्क्वायर फुट का पूरा लंग्स का मैदान है, तो पूरा कमरा है, उस कमरे के अंदर बड़ी बड़ी जितनी वेसल्स हैं वो कुल मिला के जब सारी ही नैरोड हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो जाती है। तो उसमें फिर ये देखने मिलता है कि 20/8 वाला या 25/8 मिलीमीटर मरकरी वाला प्रेशर जो है वो फिर 50-20 इस लेवल पे रहना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ने से बैक कॉर पल्मोनल होता है, राइट हार्ट फेलियर होता है और उसके रिजल्ट में फिर लेफ्ट हार्ट में फेलियर हो जाता है और फिर वो पूरा हार्ट जो है वो चला जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस और वेस्कुलाइटिस देखें, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज उसी तरह जिस तरह ये कॉर्निया और उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर ली, वेसल्स को भी इन्वॉल्व करती है, तो वेसल के अंदर एंडोथेलियल डैमेज करके उसके अंदर जो है वेस्कुलाइटिस डेवलप करती है। तो कार्डियोवास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस वेस्कुलाइटिस का आ गया। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ओस्टोपेनिया एंड ओस्टियोपोरोसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेशन की वजह से बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, बोन के अंदर रिजॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है, डिपोजिशन अच्छी तरह से नहीं होती क्योंकि हेल्दी जो कोलेजन के सेल्स हैं डिपॉजिट करने वाले ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं उनके पास, तो वो उसको अच्छी तरह डिपॉजिट नहीं कर पाते और बोन की रिजॉर्प्शन ओस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है। तो बोन इतनी बारीक बारीक हो जाती हैं, बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, उसके बार बार फ्रैक्चर भी होना शुरू हो जाते हैं और जॉइंट्स जो हैं वो डिफॉर्म भी इसीलिए होते हैं क्योंकि ओस्टियोपोरोटिक बोन है ना, तो वो बोन के जो पेरी आर्टिकुलर डीजनरेशंस हो रही हैं, पेरी आर्टिकुलर इरोजन्स हो रही हैं, उस इरोजन की वजह से वो फिर जो जॉइंट हैं वो उनकी शेप्स भी चेंज होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ओस्टियोफाइट्स इतने ज़्यादा डिपॉजिट होकर बनते हैं कि वो पूरा जॉइंट जो है वो लॉक ही हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। ठीक है। डर्मेटोलॉजिकल में रूमेटॉइड नोड्यूल पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ्लैश कलर जो फर्म नोड्यूल है, नॉन टेंडर होते हैं। हेमेटोलॉजिकल में अनीमिया, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो अनीमिया, अब अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज इसमें माना जा सकता है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इंसान ने ये अडेप्ट किया है कि तमाम बाकी ह्यूमन के अलावा एनिमल स्पीशीज़ ने भी ये एवोल्यूशन के दौरान अडेप्ट किया है कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको कोई इन्फ्लेमेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन मिलता है तो वो लोग जल्दी से अपना जो रिजर्व है आयरन का वो उसको फिल कर लेते हैं और प्लाज्मा में सर्कुलेटिंग आयरन को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं। तो इसी तरह वो पहले जो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया बनेगा फिर वो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया में डेवलप हो जाता है। और उसके अलावा अगर ये फेल्टी सिंड्रोम में चला गया तो अनीमिया जो वैसे भी हिमोलिसिस की वजह से अनीमिया बनेगा क्योंकि जो न्यूट्रोपीनिया के साथ साथ फिर वहाँ पे जो स्प्लेनोमेगेली होती है तो स्प्लेनोमेगेली का ये मतलब हुआ कि वहाँ से पूरे आरबीसीज ने भी तो गुजरना होता है। अगर वो ऑलरेडी सिक्वेस्टेड या कंजेस्टेड है तो हाइपरस्प्लेनिज्म होना शुरू हो जाता है, उससे भी अनीमिया डेवलप होता है, हेमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, दोनों कॉजेज मैंने आपको बता दिए। न्यूरोसाइकेट्रिक में डिप्रेशन और न्यूरोपैथी। डिप्रेशन के दो कॉजेज देखें, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, रह के जॉइंट स्टिफ है, मोबिलिटी ठीक नहीं है, पेशेंट जो है वो क्रोनिकली डिबिलिटेड है तो उसमें डिप्रेशन तो ज़ाहिर डेवलप हो ही जाएगा। और न्यूरोपैथी का मैंने आपको बताया कि वेस्कुलाइटिस है तो वेस्कुलाइटिस की वजह से मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, यानी कि एक ही नर्व का वेजा नर्वोरम या
2-4 नर्व्स का वेजा नर्वोरम उड़ गया तो उस नर्व का ड्रॉप हो सकता है, जैसे रेडियल ड्रॉप, जैसे फुट ड्रॉप। बेसिकली इतना फुल ब्लोन डिजीज होना और पूरा ड्रॉप हो ही जाना, डेवलप हो जाना पॉसिबल समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, लेकिन पार्शियल जो उसका लॉस है नर्व का वो ज़रूर हो जाता है, तो वो उसको न्यूरोपैथी हम मानते हैं। और अदर जो है शॉगरेन सिंड्रोम बता दिया आपको, रेनाल्ड फिनोमेना। रेनाल्ड फिनोमेना, अब मैंने आपको बताया कि रेनाल्ड फिनोमेना जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ एसोसिएटेड, उसमें सिस्टेमिक सिरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज हैं, और पोलियोमाइसाइटिस, डर्मेटोमाइसाइटिस भी उसमें शामिल है। तो सारी चीज़ों में रेनाल्ड फिनोमेना, उसकी डेफिनेशन भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ। स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, ये यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है। ये देखिए ये वाला, और ये वाला भी बताया। सर्वाइकल माइलोपैथी, हेमेटोलॉजिकल देखें जो वो अनीमिया क्रोनिक डिजीज बता रहा है, न्यूट्रोपिनिया, स्प्लेनोमेगाली, फैल्टी सिंड्रोम, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जीरोस्टोमिया बता दिया, पेरिडोंटाइटिस, करेक्टोकंजक्टिविटिस का भी बता दिया, एपिस्क्लेराइटिस भी। ये वाज़ेह नज़र आ रही है, ये इसको आप गौर से देखें, ये पूरा बहुत ही डिटेल्ड है। वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस वो कहता है एब्डोमिनल पेन जो इसमें होती है, वो जो है ना, वेस्कुलाइटिस ना सिर्फ सुपरफिशियल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, बल्कि गट की वेसल्स को भी इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं इस्कीमिया करवा के उसके अंदर से आपको अपर जीआई या मिडल जीआई ब्लीड भी करवा सकता है, ठीक है। अपर जीआई ब्लीड इसको कहते हैं अगर जजुनम, डोडेनम, आइलियम वगैरह के लेवल पे हो तो वो सारी वेसल जो हैं, जो इसके सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की स्मॉलर ब्रांचेज है, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरह प्रेजेंट नहीं करता। हम पढ़ते भी ज़्यादातर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्रॉस ऐसे करके एक ना चांद बना होता है, और उसमें सारी वेसल्स जो हैं वो अपना इनपुट देते हुए ना इस तरह मल्टीपल लेयर्स में इसका कोलेटरल्स बने होते हैं, मल्टीपल लेयर्स में कोलेटरल बने होते हैं। एक ही आर्टरी से इतने बने होते हैं कि वो इधर से भी आके जुड़ गया, फिर अगले से भी आके जुड़ गया, तो एक आध को आप ब्लॉक भी कर दोगे तो वो उसको कोलेटरल मिला होता है। तो गट अल्लाह पाक ने ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं रखी कि उसके बगैर तो फिर इंसान का गुजारा ही नहीं है। तो उसमें इतने कोलेटरल्स बने रखे होते हैं कि ये छोटा मोटा वेस्कुलाइटिस उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। पर स्टिल इफ दे आर सेइंग कि वेस्कुलाइटिस गट को इन्वॉल्व करता है, तो इट इन्वॉल्व्स द गट एंड उसके एब्डोमिनल पेन और जीआई ब्लीड के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। हाइपोगोनाडिज्म भी इसके साथ हो सकता है जी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस बता दिया आपको, रोमाटाइड नोड्यूल्स और परपरा और पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। पायोडर्मा गैंग्रीनोजम ये वही है जिसको हम नेक्रोटाइजिंग स्किन लीजन्स कह रहे थे पिछली स्लाइड में, ठीक है। ओके जी, विद दिस आई रेस्ट माय ऑल द थिंग्स अबाउट रोमाटाइड। ये फ्लश कर नोड्यूल मैं आपको दिखा चुका हूँ। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ रोमाटाइड, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बताया आपको, पल्मोनरी नोड्यूल्स दिखाता हूँ। देखें जी, बार बार मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पूरा इंटरस्टिशियल लंग के अंदर पूरी उसके इंटरस्टिशियम की डिजीज भी हो सकती है, लेकिन कोई एक आध नोड्यूल भी बन सकता है। तो मैंने आपको पूरा बताया था, तो आप देख लें कि यहाँ पे ये नोड्यूल है, ठीक है, और ये भी शायद काइंड ऑफ, अगर ये लिम्फ नोड नहीं है तो ये नोड्यूल ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर इस इमेज में देखना चाहेंगे तो इस इमेज में आपको ये एक्सरे है, वो सीटी है। एक्सरे में आप देखना चाहेंगे तो आपको ये क्लियर कट वाजे ये नोड्यूल पड़ा हुआ नजर आ रहा है। दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ पल्मोनरी नोड्यूल। तो ये नोड्यूल जो है वो एक खास लोब को इन्वॉल्व करके उसी के अंदर फाइब्रोसिस करवा के एक मोटा किस्म का एक क्रम्पल्ड वो बना रहा है। तो मेरा ख्याल है आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है, उस वक्त भी मैंने अच्छी तरह समझाया था, अब दोबारा भी समझा रहा हूँ। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, यानी कि उसका रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा, यानी कि उसका जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसका FEV1 जो है वो 80% से कम हो जाएगा, ठीक है जी। बोन लॉस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अब दो काजेज हो सकते हैं। बोन लॉस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन प्रमोट फोकल पेरीआर्टिकुलर डिफ्यूज बोन लॉस, बता दिया सारा। इसके जो है इमोबिलिटी एक काज है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि स्टेरॉइड भी, जाहिर है हम उसको ब्रिजिंग थेरेपी के तौर पे डिमांड में दे रहे हैं, और अक्यूट फ्लेयर्स में भी बार बार दे रहे होते हैं, ओरल एंड IV बोथ दे रहे होते हैं। तो स्टेरॉइड भी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं, क्योंकि वो भी जो है ब्लास्टिक एक्टिविटी को कम करते हैं, डेपोजिशन वाली, और क्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और इमोबिलिटी जो है, इमोबिलिटी से भी आपको पता है, अगर आपने बोन्स को अपने को स्ट्रेंथन करना हो तो आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, यानी कि आपको वेट, हैवी वेट लिफ्टिंग वाले जो काम करने पड़ेंगे। अगर आपको बोन को स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो जो वो हैवी वेट चैंपियंस होते हैं, जैसे वजन उठाते हैं, तो पूरी की पूरी उनकी बोन्स और ये जो वेट बेरिंग एरियाज हैं उसके अंदर से बोन जो है वो बार बार टूटती है और वो रीहील करती है, और उसका जो अंदर से ट्रेबेकुलर मैशवर्क है वो सारा का सारा बार बार डिपॉजिट होते वो हार्ड होता चला जाता है, और उसमें डिपोजिशन ज़्यादा होती चली जाती है, तो बहुत ही अच्छा वो हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखते हैं कि अब जो
उड़ने वाले परिंदे हैं, उनकी हड्डियां आप देखें बड़ी नरम और हल्की होती। तो आपको बताया जाता है जी कि इन्होंने जू के जी उड़ना होता है, इसलिए इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और वो उनको उड़ने में मदद देती हैं। अरे बाबा, उड़ने में मदद तो देती होंगी, लेकिन वो हल्की हुई कैसे? हल्की तो इस वजह से हुई क्योंकि वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर नहीं सकते, कोई वजन तो उठाते नहीं है, ठीक है। उनकी बोन का ट्रेबेकुलर मैशवर्क सारा लॉस हो जाता है। और जो लोग वो भी तो परिंदा ही है ना उड़ने वाला शुतुरमुर्ग, उसकी हड्डी आप देख लें वो हार्ड होगी, ठीक है। उसी तरह आप जितने जो हैवी वेट वाले होते हैं उनकी जो हड्डियां वो हार्ड होती हैं। तो उनके अंदर जब आप इमोबिलिटी इन रोमेटाइड पेशेंट्स में इमोबिलिटी, बेड रिडन होना, व्हील चेयर बाउंड होना, उसकी वजह से ये सारा हो जाता है। इसको करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, कौन सी वाली? वजन उठाने वाली, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन विटामिन डी और कैल्शियम इनटेक की ऑप्टिमाइजेशन करें, मिनिमाइजेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज कम से कम करें, और बिस्फासोनेट जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस है, किसी भी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। आगे जाके सारी स्लाइड्स हमारे पास आएंगी, उसमें आपको बताऊंगा कि बिस्फासोनेट्स कैसे काम करते हैं, और ये जो ओवर एज का ओल्ड एज लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इन सारी चीज़ों में बिस्फासोनेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका मैं आपको पहले इमेज भी दिखा चुका हूं, और उसमें आपको बता चुका हूं कि ये जो एटलस और एक्सिस के दरमियान जो जॉइंट है, ये जॉइंट बिल्कुल इस तरह है कि इसको होल्ड करने के लिए सिवाय आर्टिकुलर सबस्पेसीज के और कोई चीज नहीं है। तो जब वो और कोई चीज नहीं है तो फिर क्या करता है वो ऐसे करता है कि जैसे ही मिसाल के तौर पे आपने स्पाइन को मैनिपुलेट करने के लिए आप ईटीटी डालने गए हो, या आपने कुछ और उसको ऐसे गड़बड़ करने के लिए उसके स्पाइन को ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया, तो जॉइंट सबलेक्सेट हो जाता है, और वो फिर क्या करता है, वो पीछे जाके कॉर्ड को कंप्रेस करता है, बॉडी या उसका जो भी है, तो वो कॉर्ड को कंप्रेस करता है और कॉर्ड की कंट्यूजन करवाता है। कंट्यूजन का मतलब है कि डेड ब्रेन टिश्यू या स्वोलन ब्रूज्ड ब्रेन टिश्यू, अब एक जगह पे ब्रूज हो गया तो ब्रूज कितना हील करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम तो हील नहीं करता। जितना भी मैं न्यूरोसर्जरी का रेजिडेंट हूँ, तो जहां तक हमारी कंट्यूजन्स होती हैं, उन कंट्यूजन्स के साथ अडीमा भी शुरू हो जाता है इवन, क्योंकि वो डेड ब्रेन होता है ना, तो इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ मैस, जस्ट लाइक एन एसओएल, तो उसको हमें काट के निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कॉर्ड कंट्यूज होगी, और कितनी हद तक वो कंट्यूज होगी, वो सारी जाया हो चुकी होती है, ठीक है। तो बस ये देख लें कि इतना छोटी सी हमारी गलती है, और स्पाइनल मैनिपुलेशन, और क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व नहीं करती, ये मैं कल भी आपको पिछले उसमें बता चुका हूं कि एक्सियल स्केलेटन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्वॉल्व नहीं करती सिवाय सर्वाइकल स्पाइन के। और वो क्या करती है, वो यहाँ से एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन करवा के स्पाइनल कार्ड की स्टीनोसिस और उसकी C3-4 की डिजेनरेशन, ये देखें, ये मिसाल के तौर पे सर्वाइकल स्पाइन को इन्वॉल्व किया, तो यहाँ से तो ये नर्विंग होकर स्पाइनल स्टीनोसिस इन्होंने दिखा रखा है। ये देखें, ये दोनों फोरामेनी है, तो इन दोनों के दरमियान फासला कम हो गया। दूसरा उन्होंने ये दिखा रखा है कि हाइट भी दो वर्टिब्रा के दरमियान की कम हुई, क्योंकि यहाँ का जो डिस्क दरमियान वाली है ना, वो डिस्क डीजेनरेटिव डिजीज, इसको हम डीजेनरेशन मान रहे हैं। डीजेनरेटिव डिजीज की वजह से वो डिस्क स्पेस सारी लॉस होगी, बल्कि पूरा न्यूक्लियस पल्पोसिस और उसके अंदर जो जिलेटरस में उसके एनुलस फाइब्रोसिस जो उसके गिर्द होता है, वो सारा फट फुट के इरोड होकर सारा ज़ाया हो गया। और ये चूंकि एक सैजिटल सेक्शन है, तो इसमें आपको पेरिफेरी, ये पीछे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, और आगे आप बॉडी में देख सकते हैं कि दरमियान में फासला कम हो गया, और ये वेजिंग भी हो रही है, और पेरी आर्टिकुलर ओस्टियोफाइट और ओरिजिन भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने इन्वॉल्व करके दोनों चीज़ें कर ली हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि सबलक्सेशन कर सकता है, दूसरा ये कि डिस्क स्पेस नैरोइंग करके उसने स्पाइनल स्टीनोसिस प्लस रेडिकुलोपैथी, मायोपैथी और माइलोपैथी सेंट्रल वाली, पैरासेंट्रल, कोई भी उस किसी किस्म की, ये जब हम न्यूरो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको माइलोपैथी सारी बताऊंगा कि सेंट्रल में और पैरासेंट्रल माइलोपैथी में, और रेडिकुलोपैथी और प्लेक्सोपैथी, और इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। ओके जी, अब आ गया इसकी प्रेजेंटेशन क्या, नेक पेन के साथ आ सकता है। अटलांटो एक्सियल जब सबलेक्शन नेक पेन के साथ स्पैस्टिक क्वाड्रिप्रेसिस हो सकता है। क्वाड्रिप्रेसिस तब होगा जब स्पाइनल कॉर्ड कंफ्यूज हो जाएगी, और सेंसरी डेफिसिट इन हैंड्स एंड फीट। तो हैंड्स एंड फीट में आहिस्ता आहिस्ता जब कंप्रेशन होती है ना, थोड़ी थोड़ी कंप्रेशन होती है, तो वो सेंसरी, क्योंकि आगे से कंप्रेशन हो रही थी, तो आगे वाले जो हैं पीछे से कंप्रेशन हो रही, तो पीछे वाले जो सबलेक्सेशन ऐसे करके होती ना, एक मोरा दूसरे मोरे के ऊपर से आगे को जाता है, तो आगे से जाते जाते वो पीछे वाला जो उसका पूरी कनाल का जो पेडिकल है, पेडिकल कंप्रेस करता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, पीछे से कंप्रेस करता है, तो पोस्टीरियर जो रूट है, दैट पोस्टीरियर हॉर्न्स जो हैं वो सेंसरी होते हैं, और उनका सेंसरी लॉस इनिशियली आना शुरू हो जाता है। अपर लिम्ब में ये C5, C6, C7 और C8 और T1, ये वाले एरियाज में उसका आना शुरू हो जाता है। वैसे उन्होंने T1 तक नहीं बताया, तो मैं वैसे ही आपको डर्माटोम बता रहा हूँ। रोमेटॉइड इफ्यूजन्स,
एक्सुडेटिव एफिशिएंसी इसमें आती हैं। और आपको पता है लाइट्स क्राइटेरिया उन्होंने लिख रखा है। ब्लड ग्लूकोज बहुत लो होता है इसमें, एलडीएच बहुत हाई होता है, और पीएच जो है वो इसकी कम होती है। ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एम्पाइमा है। एम्पाइमा का मतलब होता है कि लंग के अंदर प्लूरल एरिया में पस पड़ गई। तो अब पस जो पड़ी हुई है तो पस एक्चुअली पड़ी नहीं है, लेकिन ये पूरा जो रोमाटाइड नोड्यूल बना या उसके अंदर जो इफ्यूजन बनी है वो बिहेव जस्ट लाइक अ एम्पाइमा। ठीक है, तो 330 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम इसकी ग्लूकोज होती है, और एलडीएच वेरी हाई होता है, और पीएच जो बहुत कम होती है। बाकी लाइट्स क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि फ्लूइड फ्लूइड प्रोटीन जो है वो सीरम प्रोटीन के रेशो से 0.5 यानी कि ये मानना चाहते हैं हम कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन है वो सीरम की प्रोटीन से आधी है, हाफ है, या हाफ से ज्यादा है। ठीक है, हाफ से कम नहीं है। हाफ से ज्यादा होने का ये मतलब है कि उसका जो सर्कुलेशन का बैरियर है, प्लाज्मा प्रोटीन को वेसल्स में उन्हें रोक के रखना था, लेकिन अब यहां पे बैरियर डिसरप्ट हो गया है। बैरियर डिसरप्ट होने की वजह से जो प्लूरा में इफ फ्लूइड लीक कर रहा है वो अपने साथ प्रोटीन्स भी लेके जा रहा है, और प्रोटीन्स इतनी लेके जा रहा है कि उसमें कम से कम सीरम से हाफ या उससे ज्यादा प्रोटीन्स लीक हो रही हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो एलडीएच है वो अपर लिमिट, सीरम की जो एलडीएच की वैल्यू है उससे, उसकी अपर लिमिट से टू थर्ड वहां पे अंदर है उसके। इसका मतलब है कि एलडीएच जो सीरम वाला है वो भी 2/3 उसके अंदर, यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उसके अंदर लीक कर रहे हैं। ठीक है, और उससे उतना है या उससे ज्यादा है। और प्लूरल फ्लूइड का जो एलडीएच है वो 0.6 या उससे ज्यादा, यानी कि 60% उसमें लीक हो रहा है या उससे ज्यादा है। एलडीएच 60% लीक हो रहा है या 2/3 से ज्यादा उसकी वैल्यू है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी इन्फ्लेमेशन है, और कॉमन काज इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी और रूमेटाइज है। ये वैसे बता रहे हैं कि लाइट्स क्राइटेरिया में इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी और रूमेटोलॉजिकल डिजीज में, इन्फेक्शन में भी, निमोनिया में भी ये बैरियर जो है वो ब्लड का और प्लूरल फ्लूइड का बैरियर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। मैलिग्नेंसी में भी टिश्यू बैरियर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो इसमें जो है सारी एलडीएच और फ्लूइड लीक प्रोटीन्स लीक करती रहती हैं। और ट्रांसोडेट में ये है कि वो इस तरह नहीं होता, उसमें इसका अपोजिट होता है। 0.5 से कम होती है प्रोटीन जो है वो जो लीक कर रही है, यानी कि हाफ से कम लीक कर रही है, और ये 60% से कम उसमें जा रही है। या फिर एलडीएच जो है वो अपर 2/3 सीरम वैल्यू के अपर लिमिट से 2/3 से कम लीक हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें जो है हाइड्रोस्टेटिक या ऑनकोटिक प्रेशर का इशू होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये है कि बैक प्रेशर हो जाता है, जैसे सिरोसिस में बैक प्रेशर कंजेशन होती है तो मेसेंटेरिक वेसल्स जो है वो कंजेशन होकर उसके अंदर से फ्लूइड जो है वो ट्रांसोडेट करता है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन भी लॉस होती है, वो हाई प्रोटीन कंटेंट उसमें होता है। ठीक है, ये जब स्लाइड आएगी तो वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा सारा। हाइड्रोस्टैटिक जो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ये मानना है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो उस वक्त फ्लूइड पूल होता चला जाता है। जब फ्लूइड पूल होता है तो उसका जो प्रेशर है किसी वेसल के अंदर, जब फ्लूइड पूल होता है ना, तो बच्चों उसका जो वेसल्स के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है। उसका जो वेसल्स के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है। इसकी एक मिसाल ये ले लें, ये बेसिकली बर्नौली इक्वेशन है। क्या है भला? बर्नौली इक्वेशन। आप कहोगे कि लो जी ये तो हमें डॉक्टरी पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि मैं बेसिकली बच्चों बचपन से जो मेरा फर्स्ट क्रश था या इश्क जिसे कह लें वो फिजिक्स था। तो हम ऐसे गांव में रहते थे जहाँ पे बिजली नहीं आती थी, तो मैंने उस वक्त मैट्रिक जब कर रहा था तो मैंने 6 मुख्तलिफ किस्म के जो वो प्रपोजल्स बनाए कि हम इस तरह से बिजली बना सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख लें कि बर्नौली इक्वेशन जो है, बर्नौली इक्वेशन का ये मतलब है कि आप हवाई जहाज का उड़ने का मैकेनिज्म बस समझ लें तो फिर आपको बर्नौली इक्वेशन का समझ आ जाएगी। देखें उसके विंग्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो हवा है वो नीचे वाली साइड उसकी शाइनी सरफेस होती है, और ऊपर वाली साइड उसकी शाइनी सरफेस होती है और नीचे वाली रफ सरफेस होती है। तो और नीचे वाला जो विंग है, विंग थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा होता है। तो कभी भी आप जहाज को देखोगे, तो मैं जब देखता था जहाज के पर को, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे नहीं जाएगा। मैंने ब्यूटीफुल बच्चों, बेसिकली मैं आपको ही ब्यूटीफुल कह रहा हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं लेक्चर को ब्यूटीफुल कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो विंग है ये इस तरह डिजाइंड है कि ये जो पिछला वाला उसका हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ झुका रहता है। तो मैंने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पिछला वाला हिस्सा जो है, जो कटर है, आगे से हवा आ रही है, ये इस तरह करके फ्लो करता है। एरोप्लेन ऐसे उड़ता है।
तो ये जो पिछला वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ होने का मतलब तो ये हो गया कि हवा को ट्रैप करना चाहता है, तो उसका तो उल्टा आपको अगर नॉर्मली आप सोचोगे तो आप कहते हो कि यार ये कैसा विंग है, इस विंग को तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए था ताकि हवा को ये अच्छी तरह चीर सके, ये ऐसे नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ और हवा को रोक क्यों रहा है? बच्चों, वो रोक के ही तो उड़ रहा है, क्योंकि अगर वो रोकता है हवा को तो नीचे जो हवा का फ्लो है वो स्टेगनेंट टाइप हो जाता है और ऊपर शाइनी सरफेस होती है और ऊपर से हवा जो है वो स्लिप होकर फास्ट हो जाती है। तो जिस जगह पे हवा की स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और जिस जगह पे हवा स्टेगनेंट है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इसी प्रेशर डिफरेंस को यूज करते हुए विंग्स के जरिए कार्गो जहाज बड़ी बड़ी भैंसों को 500-500 भैंसें ऑस्ट्रेलियन गायें पकड़ पकड़ के वो यहाँ से वहाँ लेके जाता है। और ये रशिया ने जो पर्सनल प्रोक्योरमेंट के किटें जो भिजवाई थी अमेरिका में कि उसके ऊपर बड़ा सारा लिखा हुआ था कि विद लव फ्रॉम रशिया, तो वो भी एक कार्गो जहाज था बहुत बड़ा। तो कार्गो जहाज जो है वो इसी तरह ही होता है कि जैसे कोई पूरा शहर ही उड़ा के लेके जा रहा हो। और वो करता क्या है इस छोटे से मैकेनिज्म पे, तो छोटी छोटी चीज़ें जो सेनोरिटा के साथ होती है ना बड़े बड़े शहरों में, वो छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम भी कर जाती हैं। तो ये देखिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसने दुनिया बदल दी सारी। ठीक है जी, तो अब ये कहाँ से मैं लाया था बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया था? बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन से तो लाया था, लेकिन बर्नौली कहाँ से आई? हाँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आई। तो जहां पे फ्लूइड, जैसे देखें मोटर लगी हुई है ना, हार्ट इज अ मोटर, तो अब जहां पे मोटर चोक होती है या मोटर स्लो होती है तो फ्लूइड की स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होती है तो उसकी दीवारों पे उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका प्रेशर बढ़ता है तो वो वहां से उसको कहते हैं रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुके हुए पानी का प्रेशर। तो पानी सुस्त हुआ, फ्लूइड यानी कि ब्लड सुस्त हुआ, तो उसका जो प्रेशर है दीवारों पे वो फ्लूइड लीक करने में मदद देता है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर में ये होता है। ऑनकोटिक प्रेशर में, ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब है, अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक चीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने एफएससीज में अच्छी तरह ये पढ़ रखी होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको आप फर्ज करें ये फ्लास्क ले लें और इसमें एक मेम्ब्रेन रख लें आप, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इवन रख लें आप कौन सी रख लें? ये आप रख लें झिल्ली। आप अंडा तोड़ें, अंडे के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंडे को, वो वाली झिल्ली जो है वो इसके दरमियान में रखें, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल वो, या उसको सेमी परमिएबल मान ले। मतलब ये है कि वो हर फ्लूइड को क्रॉस अपने मूव करने नहीं देती। अब आप क्या करें, एक साइड पे नमक डालना शुरू करें, एक साइड पे नमक डालना शुरू करें, तो ये जो लेवल है ना वाटर का, इसके अंदर जिस साइड पे आप नमक डालोगे वहां उस साइड पे लेवल रेज हो जाएगा और दूसरी साइड पे कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड से वाटर जो है वो उसने सक कर लिया, किसने? नमक ने। आप यहाँ पे प्रोटीन डालो और वाटर सक हो जाएगा, ये इसका लेवल और बढ़ जाएगा ऊपर। आप यहाँ पे डेक्सट्रोज डाल दो और बढ़ जाएगा। वो चीज आपने सोल्यूट वो डालना है जो इस सोल्यूट के मेम्ब्रेन से उस तरफ क्रॉस नहीं होता। इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए रिवर्स ऑस्मोसिस का जो आरओ वाटर का टैंक है वो इसी मैकेनिज्म को यूज करता है। वो क्या करता है, वो वाटर को फिल्टर करने के लिए, जैसे नॉर्मल पहले मैकेनिज्म था कि हम वाटर को आगे गुजारते थे और उसमें से चीजें फिल्टर करते थे, ये कहता है कि भाई चीजें आप रखो उसी साइड पे, हम इस साइड पे सोल्यूट डालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड को यूज करता है ना, सोडियम पोटाशियम सोडियम को यूज करता है या पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड को यूज करता है। वो इलेक्ट्रोड के जरिए से क्या करता है कि सोल्यूट की एक साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ा के हम क्या करते हैं, हम वाटर को उल्टा सक कर लेते हैं उस साइड पे, और सारी इंप्योरिटीज को कहते हैं कि भाई माफ करो आप उसी साइड पे रहो। हम वाटर ले लेते हैं साफ साफ जो हमें चाहिए, जिस तरह किडनी करती है वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब करती है, उसी तरह हमने यहाँ पे मैकेनिज्म डेवलप किया, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इतना पानी साफ होता है कि इसको डायलिसिस के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब जो है, अब लोग इससे भी आगे चले गए हैं, वो एक वाटर प्योरीफायर होता है, वो उसको यूज करते हैं, वो इससे भी बेटर टेक्नोलॉजी है। जाहिर है मैं आप फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा कि मैं आपको वाटर प्योरिफिकेशन के मेथड सिखाता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो कुल मिला के मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जिस साइड पे प्रोटीन ज्यादा, जिस साइड पे सोल्यूट्स ज्यादा, उस साइड पे वाटर ज्यादा। तो इसका मतलब है कि अगर वैस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर हम प्रोटीन्स को पकड़ के रखेंगे और उसको लीक नहीं होने देंगे तो फिर क्या होगा, वहां पे हम प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां से फ्लूइड, वहां से हमने प्रोटीन लीक करना शुरू कर दी, या हमने प्रोटीन वैसे ही बॉडी से पूरी से ही लीक करना शुरू कर, जिसे कहते हैं सिरोटिक, या बना नहीं रहे, सिरोसिस हो गया तो लिवर बना नहीं रहा, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी गट से रिलीज हो रही है, गट से एक्सक्रीट होती चली जा रही है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम खासतौर पर, नेफ्रिटिक में तो फंस जाती है उल्टा प्रोटीन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस हो रही है। तो इन सारी चीज़ों में आप सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि ट्रांसोडेटिव
असाइटिस बनती हैं, ट्राइजोडेटिव प्लुरलिफिन बनती है, ट्रांसोडेटिव थर्ड स्पेस लॉस होता है सारा ही।